हरितिमा के आने से सरिता की परेशानी बहुत कम हो गई थी, क्योंकि वह बड़े अच्छे से घर का सारा काम जिम्मेदारी के साथ संभाल लेती थी। पहले सरिता खुद ही घर के बहुत से काम निपटा लेती थी, लेकिन जब से पति बीमार हुए थे और बिस्तर पकड़ चुके थे, तब से उसके कंधों पर कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारी आन पड़ी थी। अब पार्ट टाइम काम वाली से उसका काम नहीं चलता था। अब उसे परमानेंट नौकरानी की ज़रूरत थी, जो पूरा घर संभाल सके और उसकी जिम्मेदारी कुछ कम हो जाए। पति के बीमार पड़ जाने के बाद सरिता को पति का मेडिकल स्टोर सुबह से रात तक चलाना होता था। वह पूरे दिन बस मेडिकल स्टोर पर ही व्यस्त रहती थी। दुकान में वैसे तो 3 नौकर थे, अधिकतर काम वही संभाल लेते थे। सरिता बीच बीच में थोड़ी देर के लिए खाना खाने और फ्रेश होने घर पर आती थी, लेकिन फिर भी सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक उसे मेडिकल स्टोर पर बैठना पड़ता था। काम सारा नौकर ही करते थे, लेकिन फिर भी हिसाब उसे ही देखना पड़ता था। उसका पूरा दिन काम करते यहाँ कहाँ निकल जाता था, उसको पता ही नहीं चलता था। सरिता के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, जो 8वीं और 9वीं क्लास में पढ़ते थे। काफ़ी समय तक सरिता को बाहर का काम और घर के काम में तालमेल बैठाने में बहुत समस्या हुई, लेकिन जब से हरितिमा आई थी, इतनी कम उम्र में भी उसने एक गृहिणी की तरह पूरे ही घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। सबके लिए चाय नाश्ता बनाना, बच्चों के लिए सुबह का टिफ़िन तैयार करके स्कूल भेजना, खाना बनाना, घर की सारी साफ़ सफाई करना और शाम की चाय के बाद रात का भोजन तैयार करना और सबको खिलाना, सब हरितिमा की ही जिम्मेदारी थी। सरिता के लिए बीमार लाचार पति को समय पर दवाएं और डॉक्टर के बताए मुताबिक भोजन देना, उनके कपड़े बदलना, नहलाना धुलाना, हर हफ्ते उनको हॉस्पिटल ले जाकर चेकअप करवाना, उनका इतना अधिक ख्याल रखना, यह सब कहीं से कहीं तक हरितिमा के बिना मुमकिन ही नहीं था। सरिता घर बाहर बीमार पति, छोटे छोटे 2 बच्चों की देखभाल करते करते थक चुकी थी। सारा सारा दिन उसको होश ही नहीं रहता था। पति को दवाई देने घर आती तो मेडिकल स्टोर से कोई ना कोई ग्राहक आवाज़ लगाने लगता, तो वह स्टोर की तरफ दौड़ती। मेडिकल स्टोर संभालती तो बच्चे खाने के लिए आवाज़ लगाने लगते। बच्चों को खाना खिलाती तो दोबारा पति की दवाई का समय हो जाता। पूरे दिन इतना काम करके रात को जब वह बिस्तर पर जाती तो उसके शरीर का जोड़ जोड़ हिलने लगता था। दर्द से उसका शरीर कराह उठता था। सरिता का शरीर अब उसका साथ छोड़ने लगा था। सरिता जब बहुत परेशान हो गई, तब उसने मजबूरन एजेंसी में जाकर कई बार परमानेंट नौकरानी का इंतज़ाम करने के लिए कहा, लेकिन अभी तक उसको कोई भी परमानेंट मेड नहीं मिल रही थी जो उसके घर को अच्छे से संभाल सके। एक दिन एजेंसी के मालिक ने कहा, अभी तो कोई लड़की नहीं है, जो लड़कियां हैं वो पार्ट टाइम के तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं, पर परमानेंट नहीं। आप फिक्र ना करें, जल्द ही आपकी समस्या दूर होने वाली है। जल्द ही असम और बिहार से लड़कियां आने वाली हैं। जब भी वो आएंगी मैं आपको बता दूंगा। सरिता ने एजेंसी वाले से कहा, अगर आप चाहो तो आपको ज़्यादा कमीशन देने के लिए भी तैयार हूँ। जो भी लड़की आप मुझे सौंपेंगे, मैं उसको अच्छी तनख्वाह के साथ साथ रहने खाने की सारी सुविधाएं भी दूंगी। उसका अपने खुद के बच्चों की तरह ख्याल रखूंगी, लेकिन बस आप जल्द से जल्द एक परमानेंट मेड का इंतज़ाम कर दें। मुझे इस समय उसकी सख्त ज़रूरत है। बोलते बोलते सरिता की आंखों से आंसू छलक उठे। उसका गला भर आया। रुआंसी सी होकर वह फिर बोली, देखिए सर, मेरे पति बहुत बीमार हैं, उनका काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। ऊपर से मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनका भी देखना पड़ता है। इसलिए आप मेरी बात समझने की कोशिश करें और जल्द ही मेड का इंतज़ाम कर दें। सरिता एजेंसी में बात करके घर वापस आकर फिर से अपनी गृहस्थी में लीन हो गई। उसके कुछ दिन बाद ही एजेंसी वाले का फ़ोन आ गया। उसने सरिता से कहा, मैडम, असम और बिहार से काम करने के लिए कई लड़कियां आई हैं। आप एक बार एजेंसी आकर देख लें। जो लड़की आपको सही लगे आप सारी बात तय करके अपने साथ ले जाएं। एजेंसी से फ़ोन आते ही सरिता का जैसे चेहरा खिल उठा। वह दौड़ी दौड़ी एजेंसी में गई। वहाँ पर कई लड़कियाँ थीं जो यूपी, बिहार, असम, झारखंड के अलग अलग इलाकों से आई हुई थीं
और सबकी अपनी अपनी मजबूरी थी। किसी के माता पिता नहीं थे तो किसी के माता या पिता बीमारी से जूझ रहे थे। कोई कम उम्र में ही विधवा हो चुकी थी, किसी के ऊपर छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी थी, तो कोई पति या ससुराल वालों के अत्याचार से परेशान थी। लड़कियां वहाँ बहुत थीं, पर सरिता की नज़र तो जैसे 13 साल की हरितिमा नाम की प्यारी सी मासूम सी लड़की पर आकर अटक गई थी। क्या भोलापन था उसके चेहरे पर। उसका चेहरा तो सरिता की आंखों में बस गया था। एजेंसी वालों से सारी बातें तय करके हरितिमा को सरिता अपने साथ ले आई। हरितिमा को घर लाने के बाद तो सरिता को जैसे सारी मुसीबतों का हल ही हो गया। उसने तो सरिता से भी अधिक सलीके से पूरा घर बड़ी जिम्मेदारी से संभाल लिया था। हरितिमा सुबह से रात तक चकर घिन्नी बनी रहती, पूरे घर का काम करती, घर के हर सदस्य का ध्यान रखती। उसके आने से हर समय पूरा घर साफ सुथरा रहता। हरितिमा घर का कोना कोना चमका देती थी। जब भी सरिता घर आती उसको हरितिमा हमेशा काम करती नजर आती। ना कोई नखरा, ना कोई शिकायत और ना कोई छुट्टी, ना कोई नुकर, बस काम। 13 साल की खूबसूरत, गोरी, नाजुक, मेहनती हरितिमा बिहार के एक छोटे से गांव की थी। उसके घर की माली हालत बहुत ख़राब थी। उसके घर में उसकी एक बीमार माँ और 2 छोटे भाई थे, जबकि उसके पिताजी का लीवर फेल होने की वजह से देहांत तभी हो गया था जब वे 8 साल की थी। उसके पिताजी बहुत अधिक शराब पीते थे। बचपन में उसने अपने पिताजी से शराब के नशे में धुत होकर अपनी माँ को पिटते देखा था। अपनी माँ को घर घर जाकर लोगों के जूठे बर्तन साफ करते देखा था। अपने छोटे छोटे भाइयों को भूख से तड़पते हुए देखा था। अब पिछले 2 साल से उसकी माँ बीमार थी। उनके इलाज के लिए उसको पैसों की ज़रूरत थी। ऊपर से दोनों छोटे भाइयों को की जिम्मेदारी भी अब नन्ही हरितिमा के ऊपर ही थी। जीवन के मुश्किल और सख्त हालातों ने उसको वक्त से पहले समझदार बना दिया था। अब वह अपनी माँ की जगह काम पर जाने लगी थी, परंतु वह जिस घर में जाती लोग उसको गलत नज़र से देखते और काफ़ी लोग तो पूरे महीने काम करवाकर महीने के अंत में बच्चा समझकर वेतन भी नहीं देते थे, या देते भी तो बहुत कम, जिससे माँ की दवाइयाँ तो क्या, घर में खाने पीने की चीज़ों का इंतज़ाम करना भी मुश्किल हो जाता था। इसलिए हरितिमा ने बिहार से बाहर जाकर 2 पैसे कमाने की सोची थी और इस तरह भाग्य ने उसको पहुंचा दिया था सरिता के घर, जहां आकर हरितिमा ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए पूरा घर संभाल लिया था। वैसे तो सरिता पूरा हफ्ता व्यस्त रहती थी, लेकिन रविवार को जब मेडिकल स्टोर बंद रहता तब सरिता उससे बात करती, उससे पूछती और कहती, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो बेझिझक बता देना, खाने में जो पसंद हो बनाकर खा लिया करो, यहाँ तुम्हें किसी तरह की कोई भी रोक टोक नहीं है। हरितिमा को पढ़ने का शौक़ था। सरिता उसके लिए किताबें भी ला देती थी। पति रतनलाल के एक के बाद एक 2-3 बड़े ऑपरेशन हुए थे। उन्हें आराम और देखभाल की सख्त ज़रूरत थी, परंतु अपने सरिता पति के कमरे में कम ही जाती थी। कमरे से आती दवाओं और गंदगी की बदबू से उसे उबकाई आती थी। पति की ऐसी बुरी दशा देखने का भी उसका मन नहीं करता था, सो धीरे धीरे उसने पति से दूरी बना ली थी। यहाँ तक ही अपना कमरा भी अलग कर लिया था। रतनलाल बिस्तर पर लेटे रहते थे। काफ़ी समय तक तो उनके मलमूत्र का मार्ग बंद कर प्लास्टिक की थैलियाँ लटका दी गई थीं। उन्हें साफ करने का काम पहले तो एक नर्स करती थी, बाद में रतनलाल खुद करने लगे थे, लेकिन अब हरितिमा ने इस जिम्मेदारी को संभाल लिया था। सरिता को लगता था कि उसके पति की ज़िंदगी एक तरह से ख़त्म ही हो चुकी है। उन्हें बाकी ज़िंदगी बिस्तर पर ही गुजारनी है। ठीक हो भी गए तो पहले जैसे नहीं रहेंगे। यही सब सोचकर सरिता ने अपना कमरा अलग तैयार कर लिया था। पति के कमरे में न रहकर वे अलग कमरे में रहने लगी थीं, जैसे मानो उसका पति से कोई लेना देना ही ना हो। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सब कुछ भी उसने अपने कमरे में ही रख लिया था। ना अब वह पति के कमरे में जाती, सेवा करना तो दूर, अब वो सरिता से ने रतनलाल जी का हालचाल पूछना भी बंद कर दिया था। बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे। वह गलती से ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी कि बच्चों की ज़िंदगी पर उसका बुरा असर पड़े। सरिता की उम्र 40 साल थी और पति की उम्र 45 साल के आसपास। पिछले 1 साल से वह पति की दुकान और घर सब देख रही थी। मेडिकल स्टोर और बच्चों को जिम्मेदारी तो वह अभी उठा रही थी, परंतु पति की जिम्मेदारी से उसने पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया था।
आज रतनलाल को प्लास्टिक की थैली निकलवाने जाना था, लेकिन यह बहुत आसान काम नहीं था। सरिता को साथ जाना था, लेकिन उसने कह दिया, मैं जाकर क्या करूँगी? मुझे ये सब नहीं देखा जाता। मुझे ये सब देखकर उल्टी आती है और चक्कर भी। तुम हरितिमा को साथ ले जाओ। फिर मुझे दुकान भी देखनी है। काम करूँगी तो ही पैसा आएगा। आपके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं और अभी हमें और पैसों की ज़रूरत है। अगर मैं स्टोर न संभालूंगी तो पैसे आसमान से तो बरसने वाला है नहीं। रतनलाल जी पत्नी की बात सुनकर सहमे से रह गए। आंसू की कुछ बूंदें अनायास से उनके चेहरे पर लुढ़क कर अपने गालों को भिगोने लगीं। फिर तय हुआ कि हरितिमा ही साथ जाएगी। रतनलाल अस्पताल से 3 दिन बाद घर वापस आए। उन्हें परहेज के साथ दवाएं समय पर लेनी थीं और भी बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना था। रतनलाल जी का ख्याल रखना हो, घर का काम करना हो या बच्चों की देखभाल, हरितिमा कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती थी। सरिता को कहीं न कहीं इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं काम के बोझ से परेशान होकर हरितिमा घर छोड़कर न चली जाए या वह बोर ना हो जाए। आखिरकार वह भी इंसान है और हर इंसान को काम से ब्रेक चाहिए होता है। इस वजह से सरिता छुट्टी के दिन उसे बच्चों के साथ बाहर घुमाने ले जाती। बच्चे जो खाते हरितिमा को भी खिलाया जाता। चाट, पकौड़े, गोलगप्पे। बच्चे पार्क में खेलते तो हरितिमा भी साथ में खेलती। बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जाते तो हरितिमा के लिए भी खरीदे जाते। उस दिन चाट खाते समय एक लड़के ने हरितिमा से बात की। सरिता को हरितिमा का उस लड़के से ऐसे बात करना अच्छा नहीं लगा। लौटते समय सरिता ने उससे पूछा, तुम इसे कैसे जानती हो? सरिता ने जवाब दिया, मेरे मुल्क का है मैडम, बस इसलिए हम जानते हैं उसको। मुल्क के नहीं, राज्य के। मुल्क तो हम सबका एक ही है पगली कहीं की। सरिता ने हंसते हुए कहा। फिर उसे समझाया, देखो हरितिमा, तुम मेरी बेटी जैसी हो। इस उम्र में लड़कों से दोस्ती ठीक नहीं है। अभी तुम्हारी उम्र महज 15 साल ही है। तुम्हें अभी दुनिया की समझ नहीं है। लड़के लड़कियों को किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं तुम नहीं जानती हो। ज़माना बहुत ख़राब है बेटा, इसलिए समझा रही हूँ। अगर इन गलत चक्करों में नहीं पड़ोगी तो फ़ायदे में रहोगी। अब हरितिमा को अक्सर ऐसी हिदायतें मिलने लगी थीं। हरितिमा की देखभाल से और सेवा की वजह से रतनलाल अब धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। अब वह लाठी के सहारे घर में ही टहलने लगे थे। सरिता ने चैन की सांस ली कि आखिर इतनी लंबी बीमारी के बाद आखिरकार सालों बाद रतनलाल जी बेड से तो उठे। तब से सरिता ने हरितिमा को हिदायत दी, तुम अंकल को रोज़ाना ले जाकर थोड़ा बाहर तक घुमा दिया करो। बाहर जाएंगे तो अच्छा महसूस करेंगे, तबीयत में और अधिक सुधार आ जाएगा। तब से हरितिमा घर से थोड़ी दूर बने पार्क में उनके साथ जाने लगी थी। एक तरफ हरितिमा की रात दिन की देखभाल के कारण रतनलाल जी की सेहत में सुधार आ रहा था, तो दूसरी तरफ हरितिमा का स्वभाव भी पहले से बदलने लगा था। अब वह पहले जैसी शांत और सहमी हुई नहीं रहती थी। अब वह हंसने बोलने लगी थी, खुश रहने लगी थी। पंछियों की तरह पंख लगाकर अब उसका खुले आसमान में उड़ने को जी चाहता था। हमेशा एक अलग ही मुस्कान उसके चेहरे और पर खिली रहने लगी थी। लेकिन हरितिमा के खिलते शरीर और उसमें आए बदलावों को देखकर सरिता जरूर चिंता में रहने लगी थी। ना जाने क्यों सरिता को हरितिमा का यह बदलाव कुछ खटक सा रहा था। उसे उस लड़के का चेहरा याद आया जब उस दिन चाट खाते समय हरितिमा ने उससे बातें की थी। सरिता मन ही मन सोचने लगी, तो क्या बाहर जाकर इतनी उम्र में हरितिमा वह सब करने लगी थी जो उस उम्र के लिहाज से गलत था, जो उसे इस उम्र में नहीं करना चाहिए था। सरिता को कुछ चिंता हुई और न जाने कुछ अनचाहा घटने का आभास हुआ। कहीं कुछ ऊंच नीच न हो जाए और उस पर बात ना आ जाए। यही सोचकर उसने एजेंसी वाले को सारी बात फ़ोन पर बताई। एजेंसी वाले ने कहा, मैडम, यह उसका निजी मामला है, हम और आप इसमें क्या कर सकते हैं। वह अपनी नौकरी से बेईमानी नहीं करती है, आपके घर की देखभाल ईमानदारी से कर रही है और आपको क्या चाहिए। बाकी उसकी निजी ज़िंदगी में हम लोग दखल नहीं दे सकते। यह हमारी एजेंसी के कानूनों के विरुद्ध है। वह बस अपना काम अच्छे से करे, इससे ज़्यादा हमें किसी बात से मतलब नहीं है। सरिता को लगा कि जैसे एजेंसी वाला ठीक ही कह रहा है। फिर हरितिमा उसकी ज़रूरत बन गई थी, क्योंकि उसने सरिता के घर और पति से लेकर उसके बच्चों तक की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। उसने सोचा कि अगर मैं हरितिमा को निकाल दूं और दूसरी लड़की ले भी आऊं
तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी लड़की इतनी ईमानदार हो और मेहनती हो और इसकी तरह मेरा घर संभाल ले। इसलिए जैसा चल रहा था उसने वैसा चलते रहने दिया और अब उसने हरितिमा को ज़्यादा रोकना टोकना भी छोड़ दिया था। सरिता इस बात को भूलने की कोशिश कर रही थी। 2-4 दिन ही गुजरे थे कि सरिता ने हरितिमा को उल्टी करते हुए देख लिया। सरिता तो जैसे घबरा गई। उसने प्यार से हरितिमा के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, तुमने आखिर बेवकूफ़ी कर ही दी। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था पर तुम नहीं मानी। हरितिमा ने कुछ नहीं कहा, वह चुप ही रही। हरितिमा की चुप्पी सरिता को गुस्सा दिला गई। चुप रहने से काम नहीं चलेगा, सरिता ने गुस्से में कहा। मैं इस हालत में तुम्हें काम पर नहीं रख सकती हूँ। अभी इसी वक्त तुम निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। हरितिमा रोने लगी। उसने सरिता के पैर पकड़ते हुए कहा, मैडम गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप ही कोई रास्ता निकालिए, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सरिता को गुस्सा तो था लेकिन हरितिमा की ज़रूरत भी थी। उसने हरितिमा को अपने परिचित डॉक्टर को दिखाया। 5,000 रुपये लेकर डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया। सरिता ने फिर उसे डांटा, समझाया और दोबारा ऐसी गलती न करने को कहा। रात में खाना खा लेने के बाद सरिता ने उसे अपने पास बिठाकर बड़े प्यार से पूछा, कौन है वह चाट पकौड़े की दुकान में मिला वह लड़का? हरितिमा तब भी चुप रही। सरिता समझ गई कि वह बताना नहीं चाहती, इसलिए सरिता ने आगे इस बारे में कोई भी सवाल करना उचित नहीं समझा। वह भी चुप होकर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। इधर रतनलाल की ठीक होती तबीयत अचानक फिर से बिगड़ने लगी। उन्हें फिर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताई। जिस कैंसर से वे उबर चुके थे वही कैंसर उन्हें पूरी तरह अंदर ही अंदर खोखला कर चुका था। हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान भी सारा समय हरितिमा ही उनके साथ थी। सरिता बीच में 1-2 चक्कर लगा देती थी। उस पर भी वह आती तो इतनी पति के बेड से दूर ही खड़ी रहती, जैसे रतनलाल कोई अछूत हों। उनको पत्नी का ऐसा रवैया देखकर दिल में जैसे खंजर से चुभते थे। कई दिनों तक रतनलाल हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे, दर्द से कराहते रहे। अंत में यूं ही तड़पते तड़पते अस्पताल में ही रतनलाल की मौत हो गई। उस दिन सरिता फूट फूट कर रोई और हरितिमा अकेले में अपनी रुलाई रोकने की कोशिश करती रही। अब पति के अंतिम संस्कार की सारी रस्में निबट चुकी थीं। सरिता की ज़िंदगी भी अपने ढर्रे पर आ चुकी थी। बच्चे अपनी पढ़ाई में लग चुके थे। दुख की बरतें अब छटने लगी थीं। सरिता ने भी खुद को संभाल ही लिया था। ज़िंदगी एक बार फिर से नॉर्मल हो गई थी। तभी फिर सरिता को हरितिमा में वे सारे लक्षण दिखे जो पहले दिखे थे। इस बार सरिता से चुप नहीं रहा गया। उसने हरितिमा से गुस्से में थप्पड़ जड़ दिया। इस बार हरितिमा चुप नहीं रही। उसने जवाब दिया, ये मेरे प्यार की निशानी है। हरितिमा का जवाब सुनकर सरिता सन्न रह गई। प्यार भी समझती भी हो? चलो अभी डॉक्टर के पास, सरिता ने गुस्से में कहा। मैं नहीं जाऊंगी, हरितिमा भी गुस्से में बोली। सरिता ने उसका हाथ पकड़कर झकझोरते हुए कहा, तुम्हें पता भी है यह कानूनन अपराध है, जेल जाएगा तुम्हारा आशिक। हरितिमा भी टस से मस न हुई और बोली, कुछ भी हो, मुझे किसी की परवाह नहीं, ना आपकी और ना ही कानून की। सरिता फिर झल्लाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? समझती क्यों नहीं हो? हाँ, मेरा दिमाग खराब है। प्यार ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, हरितिमा ने उत्तर दिया। अब सरिता का पारा हाई हो चुका था। आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। उसने कहा, बुलाओ इस बच्चे के बाप को। हरितिमा ने दुख भरी आवाज़ में कहा, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। यह सुनकर सरिता चौंकते हुए बोली, क्या? कौन है वह? हरितिमा ने भी दृढ़ता से जवाब दिया, मैं उन्हें बदनाम नहीं करना चाहती, इसलिए मैं नहीं बता सकती हूँ। सरिता ने जब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने हरितिमा को धक्का देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। हरितिमा बेचारी करती भी क्या, चली गई। सरिता ने एजेंसी वालों को फ़ोन कर दिया। एजेंसी वाले ने सरिता को आश्वासन देते हुए कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूँगा। एजेंसी वाले को बात सुन सरिता निश्चिंत हो गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन वह घर की साफ सफाई करने लगी। पति के कमरे का नंबर आया तो सरिता ने पति के सारे कपड़े, पलंग, बिस्तर सब कुछ दान कर दिया। वह एक अरसे बाद पति के कमरे में गई थी। कमरा पूरी तरह खाली था, बस एक पेन और एक डायरी रखी थी। सरिता ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए।
कुछ जगह हिसाब लिखा हुआ था, कुछ कागज़ों पर दवा लेने की नियमावली। एक पन्ने पर हरी स्याही से लिखा था हरितिमा। यह नाम पढ़कर वह चौंक गई। डायरी उठाकर वह अपने कमरे में ले आई। उसने अपने कमरे में जाकर हरितिमा के बाद पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी सरिता, मुझे आज भी याद है वो दिन जब तुम और मैं छुप छुप कर कभी पार्क में और कभी कई रेस्टोरेंट में मिला करते थे। कितने मज़े के दिन थे। और तुम्हें याद है वह दिन जब उसी रेस्टोरेंट में मेरे ताऊजी आ गए थे और कैसे हम दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी और जैसे नज़रें बचाकर हम वहाँ से भागे थे। और फिर जब हम दोनों ने अपने अपने घर बताया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो कितना हंगामा हुआ था। तुम्हारी मम्मी ने तो तुम्हें थप्पड़ तक जड़ दिया था, लेकिन हम दोनों ने हार नहीं मानी और आखिरकार घर वालों को मना ही लिया। फिर भगवान की दया से वे दिन भी देखा जब तुम और मैं एक हो गए। हम दोनों कितना खुश थे, पाँव ज़मीन पर ही नहीं पड़ते थे तुम्हें पाकर। दोनों बच्चे हुए तो लगा कि दुनिया की हर खुशी मिल गई। बस अब और कुछ नहीं चाहिए। कितने सलीके से हम दोनों अपना घर संजो रहे थे। फिर अचानक से पता नहीं इस बीमारी ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया। बीमारी क्या आई, तुम्हें मुझे दूर ले गई और तुम मुझे कब इतना दूर होती चली गई इस बात का एहसास शायद तुम्हें ना हो, पर मुझे एक एक पल में हज़ार हज़ार बार होता था। जिस वक्त मुझे तुम्हारे प्यार की, तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुम्हारे साथ और देखभाल की ज़रूरत थी, उस वक्त तुमने खुद को मुझसे दूर कर लिया। तुम मुझसे दूर चली गई। मेरे दोनों बच्चे मुझसे दूर चले गए थे, यहाँ तक कि मेरे अपने शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे पास बस कुछ बचा था तो वह थी हरितिमा। एक वही थी जिसने मेरी अंतिम सांस तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। सरिता, माना कि 15 साल की लड़की से प्यार करना गलत है, लेकिन इस अपराध की हिस्सेदार तुम भी हो। मैं बीमार क्या हुआ, तुमने मुझे मरा हुआ ही समझ लिया। अपना कमरा बदल लिया, मेरे कमरे में आना, मुझसे मिलना तक बंद कर दिया। मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी तुमने सोचा है कभी? लेकिन तुम तो जिम्मेदारियां निभाने में लगी थी। मैं तो जैसे अछूत हो चुका था तुम्हारे लिए। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी बेरुखी देखकर ठीक होना ही नहीं चाहता था। तुम्हारा रवैया देखकर मैं जीने की आस ही छोड़ चुका था। लेकिन मैं ठीक हुआ हरितिमा की देखभाल से, उसके प्यार से, उसके अपनेपन से। हाँ, मैंने हरितिमा से तुम्हारी शिकायतें की, उससे प्यार के वादे किए, उसके पैर पड़ा कि मेरी ज़िंदगी में तुम ही बाहर ला सकते हो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है हरितिमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे कभी मत छोड़ना। कम उम्र की नाजुक कोमल भावों से भरी लड़की मेरे प्यार में बह गई। हाँ, वह मेरे ही बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं उसके बच्चे को अपना नाम दूंगा। दुनिया इसे पाप कहे या अपराध, लेकिन वह मेरा प्यार है। मेरी पतझड़ भरी ज़िंदगी में वह हरियाली बनकर आई। इस घर पर जितना तुम्हारा हक है उतना ही हरितिमा का भी है। लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि मैं बचूंगा नहीं। अचानक से सारे शरीर में पहले की तरह भयंकर दर्द उठने लगा है। मैं तुमसे किसी बात के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। चिंता है तो बस हरितिमा की कि मेरे जाने के बाद उस बेचारी का क्या होगा। फिक्र है तो बस अपने होने वाले बच्चे की। सरिता, हरितिमा को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारा बंगला, तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। उसे बस सहारा चाहिए, प्यार चाहिए, जो तुम शायद उसे कभी दे ही नहीं सकोगी। डायरी ख़त्म हो चुकी थी। सरिता अवाक थी। उसके पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई थी। उसके होशो हवास जैसे गुम हो चुके थे। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। आज उसको खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि कैसे उसने अपने प्यार को भुला दिया। क्यों उसने अपने देवता समान पति से दूरी बना ली थी? क्यों वह अंतिम दिनों में भी उनके साथ नहीं थी? किस तरह अकेला छोड़ दिया था उसने अपने पति को, बीमारी लाचारी की हालत में। हाँ, वही जिम्मेदार है अपने पति की बेवफाई के लिए। इसे बेवफाई कहें या अकेले टूटे हुए इंसान की ज़रूरत। सरिता को अब उसी एजेंसी से दूसरी लड़की मिल चुकी थी। उसने पूछा, तुम हरितिमा को जानती हो? नहीं मैडम, एजेंसी वाले जानते होंगे, लड़की ने जवाब दिया था। सरिता ने एजेंसी में फ़ोन लगाकर हरितिमा के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। एजेंसी वालों ने कहा, क्या बताएं मैडम, किसके प्यार में थे, कुछ नहीं मालूम। ना ही मरते दम तक बच्चे के बाप का नाम बताया। मरते दम तक मतलब?
सरिता ने चौंकते हुए पूछा। एजेंसी वाले ने बताया, हरितिमा बच्चे को जन्म देते समय ही मर गई थी। क्या? सरिता चौंक गई। और बच्चा? वह अनाथाश्रम में है। सरिता मन ही मन सोचने लगी, एक मैं हूँ जिसने पति के बंगले, कारोबार, बैंक बैलेंस को अपना कर पति को छोड़ दिया बंद कमरे में। बीमार लाचार पति, बच्चों तक को दूर कर दिया। और एक गरीब हरितिमा जिसने न केवल बीमारी की हालत में पति की देखभाल की, अपना सब कुछ सौंप दिया, यह जानते हुए भी कि उसे कुछ नहीं मिलेगा सिवाय बदनामी के। उसने अपने प्यार की निशानी को जन्म दिया। वह चाहती तो क्या नहीं कर सकती थी। इस धन दौलत पर उसका भी हक बनता था, वह ले सकती थी, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया अपने प्यार की खातिर। उसने एक बीमार मरते आदमी से प्यार किया और उसे निभाया भी। और एक मैं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हरितिमा के प्यार की निशानी अपने पति के बच्चे को इस घर में लाकर रहूँगी। मैं पत्नी का धर्म तो निभा नहीं सकी, पर उनकी संतान के प्रति माँ होने की जिम्मेदारी तो निभा ही सकती हूँ।